प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों जैसा कि आप सब जानते हो हम चर्चा करें कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के ऊपर, जिसके अंदर आपको जो एनालिटिक फंक्शन होता है उससे रिलेटेड बच्चों लगभग जानकारी उपलब्ध करवाई जा चुकी है। एनालिटिक फंक्शन बच्चों, एनालिटिक फंक्शन की क्या कंडीशन है, कौन CR इक्वेशन क्या होती है, या उसके जो अलग अलग फॉर्म है कार्टेशियन और पोलर, वो सारी उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं मुख्य और बच्चों बुक्स के जो क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम्पल से रिलेटेड जो आप कर सकते हो। तो बच्चों आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हार्मोनिक फंक्शन, यानी आपका प्रसंवादी फलन। प्रसंवादी फलन क्या होता है या क्या कंडीशन होती है उस फंक्शन की कि जिससे वो प्रसंवादी हो जाए या हार्मोनिक हो जाए। तो ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसको मैं हार्मोनिक या प्रसंवादी बोलूँ? तो देखिए, तो लिखते हैं माना u, या लिखते हैं कोई फलन u ऑफ एक्स वाई अपने प्रांत d में परिभाषित है प्रसंवादी होगा यदि अब जो मेन कंडीशन है हम उसके ऊपर आते हैं। यदि जो आपका u है बच्चों, यदि जो u है बच्चों आपका वो uxy स्वयं तथा उसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलन का मतलब बच्चों आप जानते हैं सब, आंशिक अवकलज D में संतत हो तथा निम्न लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हो। अब बच्चों देखो सारी बात आके किस पे अटक जाती है? लाप्लास समीकरण पे आके सारी बात आपकी अटक जाती है। ठीक है भाई, डेफिनेशन में ज़्यादा कोई बात नहीं है भाई, प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज विद्यमान होने जरूरी है, संतत होने जरूरी है, लेकिन लाप्लास इक्वेशन क्या है, कैसे बनी है, आज बच्चों हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो लाप्लास इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी होती है कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, कुछ ऐसी, कुछ क्या कंप्लीटली यही है। ओके, यदि कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आप क्या बोलोगे कि ये एक हार्मोनिक फंक्शन है, यानी एक प्रसंवादी फलन है। ठीक है, इधर दिमाग में बिठाओ पहले। ये इक्वेशन जो है कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर दोनों के दोनों विद्यमान होने चाहिए, और उनका जो योग करने पर यदि 0 आता है तो हम ये इजीली आसानी से ये बोल सकते हैं कि जो दिया गया फंक्शन बच्चों वो प्रसंवादी होगा, यानी हार्मोनिक होगा। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड अब कुछ और बातें हैं जो बच्चों आपको सीखने में, ये इक्वेशन बनी कैसे? सबसे बड़ी बात ये भी इस इक्वेशन को बनाया कैसे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि लाप्लास इक्वेशन को बनाइए या बना के दिखाइए, तब देखो क्या होगा। एक बार इसे रेज कर सकता हूँ ना। हाँ, ये इक्वेशन कोई बच्चा कहता है कि सर ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन को अभी तक हम सेटिस्फाई करेंगे यानी सिद्ध करेंगे, तो ये सारी प्रोसेस आपके क्लियर हो जाएगी। ओके, तो देखते हैं सिद्ध करने की क्या प्रोसेस है। तो लाप्लास इक्वेशन के लिए देखो क्या होगा। तो बच्चों आप जो लैंग्वेज है वो मैं एक बार बोल देता हूँ। ठीक है, आप याद रखो, जो थ्योरम नंबर 4.4 है वो बोल रहा हूँ कि यदि किसी, तो इसको लिख देता हूँ पहले, थ्योरम 4.4 बच्चों मैं सिद्ध करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, थ्योरम नंबर 4.4 जो है वो हम सिद्ध कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं इसमें कि यदि किसी प्रांत D में f ऑफ z u एक्स वाई प्लस आइटा v एक्स वाई एक ऐसा विश्लेषिक फलन हो,
तो आपको दिया गया है कि जो एफ ऑफ जेड है u ऑफ x, y प्लस आइटा v ऑफ x, y इज एनालिटिक। एनालिटिक यानी विश्लेषिक है, ठीक है। तो और आगे क्या दिया कि तथा u एवं v के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज d में संतत हैं। तो जो डेफिनेशन है वो याद आ गई होगी कि u और v दोनों के प्रथम दो कोटि के आंशिक जो अवकलज है बेटा वो d में संतत हैं। तो उस प्रांत में u और v दोनों प्रसंवादी होते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि उस प्रांत के अंदर आपके u और v दोनों के दोनों प्रसंवादी होंगे, यानी हार्मोनिक फंक्शन होंगे। यानी u भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और v भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब बच्चों दोनों को सिद्ध करने की प्रोसेस एक जैसी है, दोनों को सिद्ध करने की प्रोसेस एक जैसी है। तो हम क्या करते हैं फिर एक को सिद्ध कर लेते हैं ना, दूसरी सेम टू सेम वही प्रोसेस आप कर लेना, अपने आप कर सकते हो। लेकिन बच्चों सेम टू सेम वही प्रोसेस है, सिद्ध को सिद्ध करने का तरीका क्या है। अब देखो सबसे पहले आप प्रूफ के लिए देखोगे, आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है एक बार उसी के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन की जो आपकी लैंग्वेज है ना, आप एक बार उसी के ऊपर आ जाओ। आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या दिया गया है, आपको ये दिया गया है कि ये एक एनालिटिक फंक्शन है या नहीं। एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये आपका CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, भाई यही मतलब हुआ ना। एनालिटिक फंक्शन कौन सा होता है, जो CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, और मैं लिखूँगा डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस का डेल v अपॉन डेल x, कुछ ऐसा, हाँ या ना। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ बच्चों, आराम से इसको देखो, दिमाग लगाओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, है ना। आराम से समझते हो इस बात को, क्योंकि जो CR इक्वेशन है वो ही तो यही है। ये CR इक्वेशन है, क्या कहती है हमें, CR इक्वेशन यही तो बताती है कि यदि ये दो कंडीशन अप्लाई हो तो दिया गया फंक्शन क्या हो जाता है बच्चों, एनालिटिक। लेकिन जो सिद्ध करनी है लाप्लास इक्वेशन, यदि एक बार उसके ऊपर नजर डालूं तो मुझे चाहिए डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में दोबारा आंशिक अवकलन कर दूं, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, ऐसा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल y। तो ये हो जाएगा बच्चों डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स डेल y। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बच्चे काम करते हैं, इस माइनस को यहाँ से हटाकर यहाँ लगाओ एक बार, ठीक है। बताइए पहली बात समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है। मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने इसका x के रिस्पेक्ट में एक बार आंशिक अवकलन कर दिया। क्लियर है, आराम से इक्वेशन को समझना, ठीक है। यदि कोई बच्चा चाहता है तो साथ साथ नोट भी कर सकता है। यहाँ पे आपको वो लिखनी है लाइन कि x के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करने पर, यदि कोई बच्चा लिखना चाहे तो, ठीक है, वरना डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। क्लियर होगी इतनी बात। इसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, इसका भी अवकलन करोगे तो एक दो लाइन यहाँ लिखते हैं, तो ये जो माइनस आगे आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स, कुछ ऐसा। तो हो जाएगा माइनस का डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, कुछ ऐसा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखिए बच्चों आराम से एक बार मैं हट जाता हूँ, इतनी बात देखो, समझ आई या नहीं, कोई डाउट है तो बताओ, आराम से देख लीजिए। भाई सबसे पहले हमने क्या किया, जो आपकी CR इक्वेशन है उसको u के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलज किया उसका, यानी पार्शियल डेरिवेटिव निकाला x के रिस्पेक्ट में, फिर इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यानी आंशिक अवकलज किया, दोनों को अलग अलग। आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों किया, तो बच्चों इसका क्लियर आंसर यही होगा, रीजन यही होगा कि हमें दो वैल्यू की जरूरत है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर, सॉरी डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसकी ज़रूरत है।
इसके लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। अब बच्चों आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में बिकॉज ऑफ कि डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल होगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। यदि आपको याद हो तो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सिद्ध भी किया था, याद है क्या? आपने फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों इस कंडीशन को सोल्व भी किए एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू। सारी आपने एक आइलर इक्वेशन भी पढ़ी थी आंशिक कॉलेज की, तो वो सारी बातें बच्चों फिलहाल आपके याद होनी चाहिए। यदि याद नहीं है तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि इनके पीछे वाली नॉलेज की जरूरत पड़ती है और वो याद रहना बच्चों जरूरी है। क्लियर है इतनी बात? ये इक्वल होते हैं तो यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूँ? फ्रॉम 1 एंड 2 बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ये नहीं लिख सकता कि क्या डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ ना? सिर्फ हाँ या ना में सोचिए, क्या ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो जवाब होना चाहिए कि ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको फिर इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यही बच्चों आपकी कौन सी इक्वेशन है? लाप्लास समीकरण है। ये कौन सी समीकरण है? लाप्लास समीकरण है। तो यदि कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा? हार्मोनिक होगा, यानी प्रसमवादी होगा। क्लियर हुई बच्चों ये बात? आराम से देख लीजिए, कोई डाउट है तो। बाकी मेरे हिसाब से बच्चों कोई डाउट तो शायद नहीं रहना चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। सिंपल सी प्रोसेस आंशिक अवकलज करना है 2 बार, यू का कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक और जो बात है आपको इम्पोर्टेंट थ्योरम है, शायद थ्योरम नहीं बच्चों, एक स्टेटमेंट, एक छोटा सा डेरिवेशन है वो करवाना है। छोटा सा एक डेरिवेशन है वो और समझाना है इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो बच्चों एक पहले तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी वैसे सॉल्व की हुई बुक में सिंपल सी बात है, ठीक है। जब भी आपको कोई चीज़ ऐसी लगे कि हाँ भाई ये नोट की हुई हमारे पास होनी चाहिए, तो सब समझदार हो, सब इतनी चीज़ जानते हो, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप उसको अपनी राइटिंग में नोट कर लो, तो जिससे आपके पास नोट्स भी तैयार करते जाओ साथ साथ आप। हाँ भाई जो क्वेश्चन हो रहे वो मैं करवा रहा हूँ, बाकी बच्चे को कुछ आप ट्राई करो, कोई दिक्कत आती है आप पूछ सकते हो। लेकिन रेगुलर आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। यदि सिर्फ ये सोच रहे हो कि सारी मेहनत टीचर ही करे, आप कुछ ना करो, तो बच्चों ऐसे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ एक बार जरूर ऐसा लगेगा ये बात समझ आ रही है, हमें मेहनत कम करनी पड़ी है, लेकिन आगे बहुत बड़ा लॉस है। तो बच्चों आप खुद जानते हो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को टीचर के बराबर मेहनत करनी पड़ती है। बराबर का मतलब ये हमें तो क्लासरूम में मेहनत करनी है, आपको क्लासरूम में भी मेहनत करनी है। कैसे कि बराबर साथ साथ समझना है उसको, एकदम बारीकी से के बात को समझना है, और फिर घर जाकर उसको रिवाइज करना है, रिपीट करना है, लिखना भी है रिटिंग मेथड में। यानी इसको जब तक घर पे आप सोल्व करके नहीं देखोगे, घर पे कोई भी आप जो इक्वेशन है या क्वेश्चन उनको सोल्व नहीं करोगे, तो बच्चों फिर लंबे टाइम तक वो दिमाग में नहीं रहने वाला, वो माइंड से निकल जाएगा। इसलिए जितनी मेहनत हम यहाँ पे करते हैं बच्चों, उससे ज़्यादा आपको घर पे करनी है। साथ साथ मेहनत करोगे तो ही बेनिफिट होगा। सिर्फ टीचर मेहनत करे इतना काफ़ी नहीं है। हाँ भाई टीचर का मेहनत करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को यदि वो एक एक चीज़ ढंग से ना समझा पाए तो वो भी गलत है। हाँ लेकिन आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप भी रेगुलर मेहनत करो, उसको साथ साथ समझो और तैयारी करो, ठीक है। तो बच्चों एक स्टेटमेंट है आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। आराम से मैं बोल रहा हूँ, समझिए उसको। चलो लिख देता हूँ उसके स्टेटमेंट को और उसको शेयर करते हैं। इसके लिए बच्चों स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया गया था। छोटा सा क्या पूरी बुक की है, हाँ, लेकिन उसके अंदर एक स्पेशल टॉपिक था अवकल समीकरण के अंदर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे आप शायद हिंदी में यथातथ कहते हो। मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो तक याद कीजिए, आती है याद कि माना एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वाई विश्लेषिक फलन है। स्टेटमेंट क्या है वो लिख रहा हूँ मैं पहले। माना एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी विश्लेषिक है, ठीक है। आगे लिखते हैं, जहाँ u और v संयुग्मी प्रसमवादी है,
जहाँ यू व वी एक्स वाई के फलन दोनों संयुग्मी प्रसंवादी क्या होते हैं वो भी बता दिया जाएगा आपको, उसकी टेंशन मत लो। यदि दोनों हार्मोनिक है तो संयुग्मी प्रसंवादी बोले जाएंगे, ठीक है। संयुग्मी प्रसंवादी का मतलब सिंपल सा है, दोनों हार्मोनिक होने चाहिए। तो यू वी का संयुग्मी हो जाएगा और वी यू का। इसमें से किसी एक के ज्ञात होने पर अन्य निर्धारित करना। किसी एक के ज्ञात होने पर अन्य निर्धारित करना। मतलब आपको ये कहने का अर्थ ये हो गया कि अभी मान लो आपको u दे दिया जाए तो v क्या होगा ये बताना, या v दे दिया जाए तो u क्या होगा ये बताना। बात समझ आई? यानी ये जो डेरिवेशन है उसका स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहा है कि u एफ जेड है, u प्लस साइंटिफिक फॉर्म है, वो एनालिटिक है। यानी एनालिटिक होना कंपल्सरी है, एनालिटिक है ये दिया हुआ है। लेकिन अब ये कह रहा है कि यदि एक दे दिया जाए, मैं आपको दे दूं u, ये बोल दूं प्रश्नवादी, तो v कैसे निकालोगे। मेन बात ये है, मेन फंडा समझ आया नहीं आया? मेन जो बच्चों फंडा इसका वो समझ आया नहीं आया? यदि आपको ये बोल दिया जाए कि u मैं दे दूं ये कि जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर है, मान लो v बताओ, तो क्या करोगे, तो कैसे बताओगे? सोचने वाली बात है या नहीं? बहुत है, लेकिन सिंपल सी केस है। देखो बच्चों, यदि आपको याद हो, इसका मैं प्रूफ लिख रहा हूँ, वो आराम से समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको याद हो, हम dv को कुछ ऐसा नहीं लिख सकते क्या, डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। क्लियर है? क्या ऐसा नहीं लिख सकता? आराम से सोचो। फर्स्ट ईयर में आंशिक अवकलज के अंदर बच्चों ये आपकी पढ़ी हुई कंडीशन है, मैं तो वही लिख रहा हूँ, कोई नहीं थोड़ी ना। भी dv को आपने आंशिक अवकलज में पढ़ा है, dv को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वी। लेकिन अब आप समझो, देखो अब जो मेन बात समझने वाली है, क्या आपको v की कोई जानकारी है? क्वेश्चन में मैं ये मान के चल रहा हूँ भी u दिया हुआ है, u गिवन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ u जो है वो आपको गिवन है, दिया हुआ है। v की कोई जानकारी नहीं है, v की कोई जानकारी ही नहीं है, तो क्या करोगे, v को हटाओ, सॉरी v को हटाओ और उसकी जगह u को बनाओ। तो CR इक्वेशन से आप जानते हो कि डेल u अपॉन डेल एक्स होता है डेल v अपॉन डेल वाई के, और डेल u अपॉन डेल वाई होता है माइनस का, इसके लगा दो डेल v अपॉन डेल एक्स के। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, dv इक्वल माइनस डेल u अपॉन डेल वाई dx प्लस डेल u अपॉन डेल एक्स dy इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई या कोई डाउट है? मैंने सिर्फ क्या किया है कि CR इक्वेशन से इसको v को u में कन्वर्ट कर दिया। अब आप खुद समझो भी, आपके पास डेल u है तो डेल u अपॉन डेल वाई निकल जाएगा, v है तो डेल u, सॉरी u है तो डेल u अपॉन डेल वाई और डेल u अपॉन डेल एक्स दोनों के दोनों आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? लेकिन आगे के जो प्रॉब्लम है एक बार उसे समझते हैं। देखो, एक का RHS जो साइड है वो लो, वो डेल u अपॉन डेल वाई dx प्लस डेल u अपॉन डेल एक्स dy m dx प्लस n dy के फॉर्म में है या नहीं है? क्या ये m dx प्लस n dy के फॉर्म में है या नहीं है? है। अब यदि ये इस कंडीशन को, यानी डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स को सेटिस्फाई करती है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल दूंगा क्या? याद आई बात? भाई यदि कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है और इसे सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को, तो इसको मैं एग्जैक्ट नहीं बोल दूंगा क्या? एग्जैक्ट बोल सकता हूँ ना भाई, रूल तो यही है कि इसको एग्जैक्ट बोला जा सकता है। तो एग्जैक्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूँगा, m मेरे पास ये तो उसको y के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो डेल m अपॉन जो डेल y होगा बच्चों वो मेरे पास आएगा डेल स्केयर u अपॉन डेल वाई स्केयर, वो भी माइनस का, और डेल n अपॉन डेल x वो आएगा डेल स्केयर u अपॉन डेल एक्स स्केयर। इनको यदि मैं इक्वल लेता हूँ, क्या ये संतुष्ट होते हैं इक्वल में? यदि मैं इक्वल लेता हूँ तो कुछ ऐसा आ जाएगा,
और उसको उधर ले जाऊं तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं करते? जवाब दीजिए, क्या ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं करते? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सर ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। ये जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं यानी संतुष्ट करते हैं। और यदि ये लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं तो आप समझ सकते हो कि मैं यहाँ से जो मैंने u के फॉर्म में लिखे है ना, समीकरण नंबर 1 से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है वो आपके याद होना जरूरी है। याद है क्या रूल? शायद आपको यदि याद नहीं हो तो याद हो तो मैं बता देता हूँ। इसका समाकलन करना है u को कांस्टेंट मानकर x के रिस्पेक्ट में। इसका समाकलन कैसे करना है? y को, आई एम सॉरी फॉर दिस, y को कांस्टेंट मानोगे और x के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन कर दो। और यहाँ x वाले टर्म को हटाकर, जहाँ जहाँ x दिखे उनको हटाकर सिर्फ y वाले टर्म बचाकर y वालों का समाकलन कर दो। जीरो नहीं करना, x को हटा ही देना है। जहाँ x दिखे वो पद पूरा हटाओ, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो बच्चों को क्या जाएगा? v। अब समझ आ गई सारी की सारी? कोई डाउट है? यानी जब u दिया हो तो v ज्ञात किया जा सकता है और v दिया हो तो u बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है? तो बच्चों आज मैंने आपको सिर्फ डेरिवेशन बताई है, फिर लाप्लास हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन बताई है, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, सेटिस्फाइड कैसे करेगी वो बताइए, तथा एक फंक्शन को ज्ञात करना बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इसके क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे, जो रूल्स है वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए टेक केयर।